प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राज्य की कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति के बारे में चर्चा की थी। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तियों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, अमेरिकी संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में संविधान निर्माताओं को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस संबंध में एक और तो उनके सामने उपनिवेशों के गवर्नरों के जो अनुभव थे वो थे, जिसमें उन्होंने देखा था कि जो शक्तिशाली शासक किस प्रकार से जन स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने परिसंघ के विधान में जो निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम थे वो देख लिए थे। तो विद्यार्थियों, इन दोनों कारणों को देखते हुए अपने परस्पर विरोधी अनुभवों के आधार पर अमेरिकी संविधान निर्माता एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे विद्यार्थियों, जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो। परंतु विद्यार्थियों, तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त न कर ले, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में उनके द्वारा एक ऐसे ही पद की व्यवस्था की गई, मूल संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई थी और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं, साथ ही न्यायिक व्याख्याओं के द्वारा भी इस पद की शक्ति में वृद्धि की गई है। विद्यार्थियों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के संबंध में फर्ग्यूसन कहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र के द्वारा निर्मित यह सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। राष्ट्रपति की व्यापक शक्तियों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विद्यार्थियों कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति एक दलीय नेता के रूप में, अमेरिकी राष्ट्र का सर्वोच्च नेता। तो इन विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से हम अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियों को स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उसी पर चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित जो शक्तियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में अनेकों शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन इसमें सर्वाधिक प्रमुख जो शक्ति है वो उसकी कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां ही है। इस संबंध में एक विद्वान ऑग तथा रे ने अपने विचार व्यक्त किए कि राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता यानी कानून का निर्माता, दल का नेता, राष्ट्र हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो, सर्वप्रथम वह एक कार्यपालिका ही है। तो इस प्रकार अपने इन शब्दों में ऑग तथा रे ने अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों को व्यक्त किया है। संविधान में भी विद्यार्थियों को कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसके विभिन्न कार्य निम्न हैं। जैसे सबसे पहला कार्य कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था
बनाए रखना। तो विद्यार्थियों, कार्यपालिका के क्षेत्र में प्रथम कार्य कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना। तो विद्यार्थियों, कार्यपालिका के क्षेत्र में उसकी प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो है वो संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना ही है। अनुच्छेद 2 की तीसरी उपधारा के अनुसार राष्ट्रपति सभी संघीय कानूनों को समुचित रूप से लागू करने के लिए विद्यार्थियों उत्तरदायी होता है। उसका यह प्रमुख दायित्व बनता है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित सभी कानूनों और सीनेट के द्वारा अनुमोदित सभी संधियों का निष्ठापूर्वक पालन कराए। यानी कांग्रेस के द्वारा बनाए गए जो कानून हैं और सीनेट के द्वारा पुष्ट किए गए जो संधियां हैं उनको लागू कराना राष्ट्रपति का प्रमुख दायित्व है। राष्ट्रपति इस शक्ति का कुछ सीमा तक अपने विवेक के अनुसार प्रयोग करता है। विद्यार्थियों, वह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अत्यधिक कठोरता के साथ लागू किया जाए और किन्हें कम कठोरता के साथ। तथा उन्हें किन्हें लागू करने के लिए कोई भी कदम न उठाया जाए। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति का यह दायित्व बनता है। कानून को लागू करने के साथ ही उसकी महत्वपूर्ण कार्यों के अंतर्गत संपूर्ण संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व भी विद्यार्थियों है। इस दायित्व का संवैधानिक आधार विद्यार्थियों संविधान के अनुच्छेद 4 में वर्णित है और वह यह बात है कि संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करेगी। तो यहाँ पर प्रथम कार्य के अंतर्गत कानूनों को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखने के अंतर्गत हमने राष्ट्रपति की कार्यपालिका को स्पष्ट किया। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, राष्ट्रपति की कार्यपालिका से संबंधित दूसरी शक्ति वह है प्रशासन का संचालन। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ ही प्रशासन का सर्वोच्च निर्देशक है। यह देखना राष्ट्रपति का ही प्रमुख संवैधानिक दायित्व है विद्यार्थियों कि शासन के विभिन्न जो पदाधिकारी हैं संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं या नहीं। यह दायित्व भी विद्यार्थियों राष्ट्रपति का बनता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों कि शासन के विभिन्न पदाधिकारी संविधान के उपबंधों, अन्य राज्यों से की गई संधियों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। राष्ट्रपति के द्वारा इस हेतु अध्यादेश अथवा अनुदेश, नियम, उपनियम या आदेश जारी किए जा सकते हैं। उसके द्वारा विभिन्न विभागों के अध्यक्षों तथा अन्य अधिकारियों के आदेशों को जारी किया जा सकता है और संबंधित अधिकारियों के लिए इन आदेशों का पालन करना विद्यार्थियों अनिवार्य होता है। विद्यार्थी वह प्रत्येक विभाग के अधिकारी से किसी विषय पर प्रतिवेदन मांग सकता है या सम्मति मांग सकता है। तो इस प्रकार प्रशासन के संचालन का दायित्व भी राष्ट्रपति का ही बनता है। इस प्रकार विद्यार्थियों राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित जो शक्ति है वो अगली शक्ति है नियुक्ति और पदच्युति की शक्ति। विद्यार्थियों राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति वास्तविक जो प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त
करता है और कांग्रेस पर वह अपना प्रभाव स्थापित करता है। विद्यार्थियों, संविधान में संघ सरकार के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों को दो भागों में बांटा गया है। वे उच्च पद जिन पर राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से नियुक्तियां कर सकता है, यानी कि वे ऊंचे पद जिन पर जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रीय सीनेट के परामर्श और उनके बहुमत की सहमति से ही कर सकता है या नियुक्तियां कर सकता है। दूसरा, वे निम्न पद जिन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियां कर सकते हैं। क्योंकि संविधान में निम्न पदों की व्याख्या नहीं की गई है विद्यार्थियों, इसलिए यह निश्चित करना कि निम्न पदों के अंतर्गत कौन अधिकारी आते हैं कांग्रेस के अधिकार में है और वहीं इन पदों पर नियुक्ति के ढंग को निश्चित कर सकती है। विद्यार्थियों, संविधान के अनुसार राजदूतों, वाणिज्यिक दूतों, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों, उनके सचिवों, विभिन्न संघीय आयोगों के सदस्यों, चुंगी अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों, सेना तथा नौसेना में उच्च अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकते हैं। परंतु सीनेट के द्वारा अपने बहुमत से इन नियुक्तियों की पुष्टि की जानी अनिवार्य है। तो बताया था विद्यार्थियों कि उच्च पदों पर जो नियुक्तियां होती है वह राष्ट्रपति सीनेट की अनुमति से ही करता है। उनकी पुष्टि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा किया जाना अनिवार्य होता है। सामान्यतः मंत्रिपरिषद के सदस्यों, राजदूतों, राष्ट्रपति के व्यक्तिगत सहायकों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति को सीनेट के द्वारा पुष्टि प्रदान कर दी जाती है। विद्यार्थी, यद्यपि इसके कुछ अपवाद हैं, अब तक 8 बार सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा जो की गई मंत्रियों की नियुक्तियों को अस्वीकार कर दिया था। तो इस प्रकार नियुक्तियों और पदच्युति के मामले में राष्ट्रपति को अत्यंत शक्तियां प्राप्त हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधित अगली शक्ति पर, वह है सीनेट के प्रति शिष्टता। तो ये कई बार विद्यार्थियों सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है, सीनेट के प्रति शिष्टता से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थियों, अनेक संघीय पदों, विशेषतः राज्य विशेष से संबंधित संघीय पदों पर एक विशेष पद्धति के द्वारा नियुक्तियां की जाती है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। जो अनेक संघीय पद हैं, जैसे जो राज्य विशेष से संबंधित संघीय पद पर एक विशेष पद्धति के द्वारा नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, अर्थात वहाँ के जो गवर्नर हैं, वहाँ के जो सीनेटर हैं, उनसे राष्ट्रपति उनके परामर्श के अनुसार वहाँ पर नियुक्ति करता है, जिसे सीनेट के प्रति शिष्टता कहा जाता है। यह एक अलिखित नियम या परंपरा है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्ति के संबंध में मंत्रणा करता है जो उस राज्य की ओर से सीनेट के सदस्य हैं जिसमें नियुक्ति करनी है। किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त करना है तो राष्ट्रपति उसके लिए वहाँ के जो उस राज्य से उसके दल से संबंधित जो सीनेटर हैं उनसे पहले मंत्रणा करेगा और फिर वहाँ पर वो नियुक्तियाँ कर पाएगा। यदि राष्ट्रपति ऐसा नहीं करता है और अपनी इच्छा से ही नियुक्तियाँ करता है तो अन्य सदस्य सीनेट के प्रति शिष्टता के नियम के अनुसार संभवतः राष्ट्रपति के द्वारा की गई नियुक्तियों को अस्वीकार कर देंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था अमेरिकी शासन व्यवस्था में विद्यार्थियों है, अर्थात सीनेट के प्रति शिष्टता का पालन राष्ट्रपति के लिए अनिवार्यतः हो जाता है। इसके अलावा विद्यार्थियों
अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को अन्य देशों के अध्यक्षों की भांति अपराधियों को क्षमा प्रदान करने, उनके दंड को स्थगित करने या कम करने का अधिकार विद्यार्थियों प्राप्त है। राष्ट्रपति के द्वारा एक ही प्रकार के अपराध में दंडित अनेक व्यक्तियों को सर्व क्षमा भी प्रदान की जा सकती है। राष्ट्रपति की इस क्षमादान शक्ति पर दो प्रतिबंध हैं। प्रथम, राज्यों की विधि के विरुद्ध किए गए अपराधों में दंडित व्यक्तियों को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को विद्यार्थियों नहीं है। वह केवल संघीय कानून के विरुद्ध किए गए अपराधों में क्षमा प्रदान कर सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमा प्रदान नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से अमेरिकी राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्तियां दी गई है, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंध भी विद्यार्थियों लगाए गए हैं। इनके अलावा विद्यार्थियों परराष्ट्र संबंधों का संचालन से संबंधित कुछ शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति को दी गई है, जिसमें राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति, अमेरिका की विदेश नीति का एक तरीके से प्रवक्ता भी होता है। इस तरह विदेशी सरकार को मान्यता प्रदान करने का कार्य भी अमेरिकी राष्ट्रपति का है। विदेशों से जो संधियां और प्रशासकीय समझौते हैं, उनके मामले में भी अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त हैं। साथ ही विदेशों में अमेरिकी नागरिकों का संरक्षण का दायित्व भी अमेरिकी राष्ट्रपति का बनता है। इसके साथ ही सशस्त्र बलों का प्रधान सेनापति भी अमेरिकी राष्ट्रपति होता है। धन्यवाद। आ जाओ तो धन्यवाद दीजिए।